नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे और इसके साथ ही भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, परिवारवाद भारत छोड़ो, तुष्टीकरण भारत छोड़ो। अभी लोकसभा के वर्तमान सदन में इस तरह की कई बातें उभरती रहीं। राहुल गांधी कहीं पे चर्चा में रहे तो कहीं प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी को नसीहत देने का काम किया। पूरे देश की सियासत में अगर देखा जाए तो झारखंड भी उससे कभी अछूता नहीं रहा है। आज हम झारखंड के बहुत ही वरिष्ठ मंत्री हैं आलमगीर आलम, कांग्रेस के नेता हैं। हम इनसे बात करना चाहेंगे। आलमगीर जी, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगा कि जो जिस तरीके की सियासत अभी चल रही है देश में, उसको किस तरीके से आप देखते हैं। और एक बड़ा सवाल यह भी है कि जांच एजेंसियों को मोदी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, वर्तमान स्थिति में देश में जो तानाशाही कहा जा सकता है, आजादी के बाद इस देश में लोकतंत्र से जाना गया इस देश को, और उसके बाद डेमोक्रेसी, संविधान की रचना हुई। और कल माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण हम सुन रहे थे। एक बिंदु था कि मणिपुर जल रहा है, उस पर माननीय प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए थे, वो बोलने के लिए तैयार नहीं थे। तो फिर जो इंडिया के तरफ से कुछ दल के नेताओं ने, जो संसद हैं, उन लोगों ने नो कॉन्फिडेंस के बात कही और गोगोई जी उस बात को उठाया। 3 चीज पर उन्होंने जोर दिया। लेकिन पूरे अगर भाषण को आप देखिए तो आपको यही देखने मिलेगा, अतीत वर्तमान छूट गया और भविष्य 2048, 2018, 28, 48, 2028 इस सब का जिक्र आया। तो मुझे आश्चर्य लगा कि एक तो आप इतिहास, जो फ्यूचर में जो घटना घटी उसका आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया, और वर्तमान में की घटना जो है, जिस घटना को लेकर अविस्तार प्रस्ताव पारित किया गया था, जिस पर बोलना था, उस पर जो हमारे संसद असम के गोगोई जी जो बात रखे थे 3 बिंदुओं पर, तो वर्तमान स्थिति के बारे में, तो वर्तमान मिल गया अतीत के बारे में। तो वर्तमान को चाहिए आज हम कैसे हैं और कैसे इस माने परिस्थिति से हम निपटेंगे, उस बात की जिक्र होनी चाहिए थी। बिल्कुल। वर्तमान यानी मणिपुर क्यों नहीं जाना चाहते प्रधानमंत्री? वो अलग बात है, लेकिन हमारा काम है कि लॉ एंड ऑर्डर को हमें जो है चुस्त और दुरुस्त बनाना चाहिए। कहीं का भी बात हो, हम ये नहीं कहते हैं कि पूरे देश में एकदम कहीं पर माने नो टॉलरेंस, कोई क्राइम नहीं होता है, कोई घटना नहीं घटती है, ये बातें है, लेकिन उसको भी दबाया जा सकता है। लेकिन वो उसके अगर आप संरचना कंपैरिजन आप मणिपुर से अगर आप झारखंड का करते हैं, या आप क्या बोलते हैं महाराष्ट्र का करते हैं, या आप आसाम का करते हैं, या गुजरात का करते हैं, या और दूसरे प्रदेश का करते हैं, वो अलग चीज़ है। घटना घटी, सरकार उस पर संज्ञान लेती है, उस पर कार्रवाई होती है, पुलिस जाती है, कार्रवाई होती है, वो अलग चीज है। लेकिन वह एक गृह युद्ध का परिस्थिति है, उससे हम मुकर नहीं सकते हैं। इसीलिए मैं कह सकता हूँ जो आज के जो राजनीति है, वो राजनीति जो एक जमाना में जो गांधी जी ने क्विट इंडिया 1942 में दिया था, ये अंग्रेज भारत छोड़ो, और उस नारा के साथ हमारे साथ तो कोई था ही नहीं ना। उस समय हमारे पास इतना पत्रकारिता लोग थे, ना हमारे साथ मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थे। वहाँ पर अंग्रेज के शासन रहने के बावजूद भी जनता ने इस जागरूकता पैदा हुई और वो जो है तानाशाही जो थे अंग्रेज को हटाने की काम किया। और मैं समझता हूँ, इसके ज़्यादा हम नहीं कहना चाहेंगे, और 2024 में भी आपको देखने मिलेगा माने जो आगामी दिन में यही परिणाम होने की संभावना है। एक बड़ी बात है, जो आलमगीर आलम वरिष्ठ मंत्री हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कुशल वक्ता भी हैं, झारखंड में स्पीकर भी रह चुके हैं, बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव है। और बड़ी बात है कि इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को जो लोकसभा में वो कल बोल रहे थे उसको भी धैर्यपूर्वक सुना। लेकिन आलमगीर जी, आपसे ये जानना चाहूंगा
कि भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, परिवारवाद भारत छोड़ो, तुष्टीकरण भारत छोड़ो, इन तीनों को आप कैसे देखते हैं? भ्रष्टाचार भारत छोड़ो नारा के बाद जब बोलते हैं तो बड़ी अजीब व गरीब हमको लगता है। कुछ दिन पहले की बात है, महाराष्ट्र में कहीं भाषण दे रहे थे, उन्होंने कहा एनसीपी के जो लोग हैं इसको हम जेल में भेजेंगे। हमको लगता है कि दूसरा या तीसरा दिन वही साफ सुथरा होकर फिर उनकी सरकार में ज्वाइन कर लेता है। तो इससे बने दोहरा बातचीत जो करने वाले जो भी हैं, हम हैं चाहे कोई और भी हैं, तो उससे क्या होगा, क्या मैसेज जाएगा? कल आप बोलते हैं और आज मेरे साथ आ गया तो सफाई उसे साफ कर दिए, वॉशिंग मशीन में उसे साफ करके धो धा कर उससे चेहरा उसका ठीक हो गया। कल उनके साथ था तो वो गलत था, वो करप्शन से जुड़ा हुआ है। तो ये मानसिकता रहने वाला, ये सब बात से कोई प्रभावित जनता नहीं होगी। कहने के लिए कुछ भी कहे, जनता प्रभावित होगी या नहीं होगा ये जनता 2024 में आपको बताएंगे। आलमगीर जी, आपने बहुत सही कहा, एक उदाहरण भी दिया, लेकिन बड़ी बात यह है कि परिवारवाद को बीजेपी और मोदी, अमित शाह खास तौर पे फोकस करते हैं। आपके कांग्रेस पर भी परिवारवाद का आरोप लगता है। यहाँ वर्तमान में हेमंत सोरेन और उनके परिवार पर भी परिवारवाद का आरोप लगता है। उनके यहाँ भी परिवारवाद नहीं है। अगर हम नाम खोले, नहीं खोल दिया जाए, बड़े बड़े वहाँ पर भी बहुत है परिवारवाद के लोग हैं, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हाँ, एक आप एमपी है तो बेटा एमएलए है, ऐसा भी उदाहरण, उनमें भी उदाहरण है। देखिए वो बात नहीं है, बात यही है कि ये राहुल जी से जो है भारतीय जनता पार्टी का डर है कि यही एक शख्स है, यही एक जननायक है जो आने वाले दिनों में ये पछाड़ सकते हैं। और आज आपको हम कहना चाहेंगे कि आज इंडिया से क्या लेना है? अरे इंडिया जब बोलते हैं ये कुछ नहीं है, ये ठगबंधन है, गठबंधन नहीं है, ये बेकार के हैं, तो फिर हमारा बात क्यों करते हो यार? आपको बात करना ही नहीं चाहिए जब हम कुछ है ही नहीं। हाँ, वो एक साधारण आदमी हम हैं और आप कहाँ एक बड़े आदमी हैं, तो मेरे तुलना आप क्यों करते हैं? क्यों हमको कंपेयर करने ले जाते हैं? तो कहीं ना कहीं घबराहट है, और घबराहट वो साफ दिखाई दे रहा है। चलिए अब थोड़ा सा प्रदेश की राजनीति पर हम बात कर लें। आलमगीर आलम साहब, बताना जरूर चाहेंगे कि प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है इन दिनों। देखिए, प्रदेश में तो जो हमारी गठबंधन की सरकार है जनहित की काम कर रही है और अच्छा काम कर रही है, और हम लोग जुड़े हुए हैं कि जनता की जो हम अपेक्षाएं हैं उसको हम पूरा करें। और जो वादा हमने विगत दिनों में जनता के बीच में जाकर जो बातें कहकर आए थे, वो भी 1.5 साल हमारा पास है, उस काम को करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा सबसे बड़ी जो ये समस्या है कि हमने कहा था कि हम युवाओं को रोजगार देंगे। युवाओं को रोजगार देने के लिए कुछ दिन पहले हम लोग एक अध्यादेश लाए थे, ये लाए थे कि किस तरह हम यहाँ के लोगों को अधिक से अधिक लोगों को नियोजन दे सकते हैं। फिर हाई कोर्ट में गया, उसको निरस्त कर दिया। फिर भी हम लोग उस पर पीछे नहीं हटे। हम लोग जो है लोगों को जोड़ने की काम, नौजवानों को रोजगार देने की काम हम लोग कर रहे हैं। प्रश्न उठता है, लोग कहते हैं कि आपने क्या झारखंडी को नौकरी देने जा रहे हैं? तो आपको एक बात बताना चाहिए, अतीत से भी कुछ लेना पड़ता है। 2001 में जब हम लोग यहाँ आए थे झारखंड में, तो 73% आरक्षण था। आप देखे होंगे कि ओबीसी को 27 था, एससी को हमको लगता है 14% था। इसी तरह हम लोग का 73%। 2002 में किसी ने हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट ने उसको निरस्त किया कि नहीं, आपको 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया। उसमें ओबीसी का और आपका एससी का आरक्षण घटा। उसको लगातार सरकार रही, जिसकी भी सरकार रही, डबल इंजन की भी सरकार रही। उन लोगों में 2019 में भी बनाया था नियोजन नीति, उसमें स्पष्ट रूप में आप देखिए तो उसमें आपको पता चल जाएगा। लेकिन हमने कोशिश की, हम यहाँ के लोगों को लेने की कोशिश की, लेकिन कुछ है संवैधानिक जो प्रावधान है, न्यायालय की बात को हमें रखना पड़ता है। न्यायालय से जो आदेश आता है उसका पालन करना पड़ता है, उसको हम आदर भी करते हैं। उस आधार पर हम देखें कि अगर हम फिर इसको करने जाएंगे तो हमें बहुत समय लग जाएगा। आप जानते हैं 1932 की खतियान हमने पारित करके माननीय राज्यपाल महोदय के पास भेजने की कोशिश की। जो उठाते सवाल, उनको भी तो चाहिए कि आप भी इसमें पहल करें। आपके केंद्र में सरकार है,
आप वहाँ भी पहल कर सकते हैं। इसीलिए मिला जुला कर कह सकते हैं कि हम जनता से समर्पित हैं और जनता से समर्पित होकर उनके काम करके आने वाले दिनों में हम उनके पास जाएंगे। और अभी तक जो हमारी सरकार एक नहीं अनेक ऐसे काम किया है जो उदाहरण है दूसरे राज्यों से, अभी तक वैसा काम नहीं हुआ। आलमगीर जी से एक सवाल और जानना चाहूंगा कि बार बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ये लगातार कहते हैं, साथ में इनके कुनबे के जितने मंत्री हैं सब कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी झारखंड की सरकार को गिराना चाहती है। क्या है माजरा? देखिए, ये बात तो आपके बने आप ही लोग का माध्यम से ज्यादा प्रचारित हुआ है, लेकिन अभी तक तो सरकार नहीं गिरी है और इस पर क्या टिप्पणी हम करें। और ये बताइए कि अभी हाल के दिनों में फिर से एक बार ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन भेजा है और 14 अगस्त को पेश होने के लिए कहा। देखिए, ये नॉर्मल कोर्स है, आप इस पर क्या कुछ बोलेंगे, आप तो देख ही रहे हैं, इस पर ज्यादा बोलना चर्चा करना उचित नहीं। चलिए, आलमगीर जी से अंतिम सवाल ये जानना चाहूंगा, बहुत महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेवारी इनके पास है, आपके विभाग में क्या कुछ चल रहा है गरीबों का, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के कल्याण के लिए, और क्या योजनाएं आपके पास हैं? देखिए, हमारे यहाँ 2-4 ऐसी योजना हम लोग ने किया। सबसे पहले हम कहेंगे कि बिरसा हरित ग्राम योजना जो हम योजना चलाए हैं वो योजना जन जन तक पॉपुलर हुआ है। 26,000 लाख हेक्टेयर जमीन पर हम लोग का ये है कि हम वहाँ पर प्लांटेशन पौधा रोपण करें, फलदार पेड़, सीजनल फलदार पेड़ हम तय करें। और ये लक्ष्य जो है आगे की ओर बढ़ रही है, लोग उससे लाभान्वित हुआ है। आज बहुत से जिला से हमको संवाद भी आता है, मुझे खुशी होती है। जो बंजर जमीन था, जो जमीन में धान भी नहीं होता है, आप देखते कभी बरसात होता है कभी बरसात नहीं, तो लोग उब जाते थे। अब उस पर वो लोग जो है पौधा लगाकर पेड़ रूप ले लिया और कुछ फल भी हो रहा है। तो एक परिसंपत्ति हम उसको देने की काम किया। हमने उसकी ज़मीन पर, सरकारी बेसरकारी ज़मीन पर प्लांटेशन करके उसकी ज़मीन में एक फलदार बगीचा लगाने के काम किए, जिससे उसका आर्थिक उन्नयन हो रहा है, वो उसी का रह जाएगा। दूसरी बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्र को जब तक हम कनेक्टिविटी से नहीं जोड़ेंगे तब तक ग्रामीण क्षेत्र के विकास नहीं होगा। तो हमने पहले, जब कुछ दिन पहले जो 10 साल के ऊपर जितने भी सड़क टूट चुकी थी, जाने आने की दिक्कत, वो सारी सड़क को हम मरम्मती करने का ऑलरेडी पैकेज करके हम टेंडर दे दिए। 5 साल से ऊपर 9 साल तक जो भी सड़क है ये करेंगे। तो ये जो आवागमन का अगर हमको बढ़िया रास्ता मिल जाएगा तो उससे क्या होगा कि हमारे यहाँ सब्जी होता है, हमारे यहाँ गेहूँ होता है, हमारे यहाँ धान होता है, हमारे यहाँ दलहन होता है, तो हमारे यहाँ सरसों होता है। तो हर तरह के जो होता है कि एक लोग को आने का सुविधा भी मिलेगा। तो जो काम 1-2 जो लोग जाते थे और उन्हें पुणे दाम में खरीदते, तो अगर आवागमन जाने का, ट्रांसपोर्टिंग का बढ़िया व्यवस्था हो जाएगा तो 10 आदमी जाएगा। जो माल 10 रुपये में बिकता था वो 15 रुपये में बिकेगा। वो फायदा हमने किया है। हमने जोड़ने के काम किया है कि वहाँ पर जो भी स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, चाहे ब्लॉक हो, चाहे पंचायत हो, चारों को हम लोग जोड़ने के काम किया। और हम ऐसा प्लान बनाए हैं, किसी भी पंचायत को ब्लॉक में पहुंचने के लिए 35 मिनट से अधिक समय नहीं लगे, 40 मिनट से अधिक समय नहीं लगे, उसका लिए हम काम किया। और वो काम आप दिखाई आपको देने लगा और हमको लगता है कि आते आते जनवरी तक ये सारी चीज़ आपको देखने लगेगा। आलमगीर जी, एक बड़ा सवाल ये है कि हमारे यहाँ सिंचित भूमि, सिंचाई की सुविधा का प्रतिशत बहुत कम है। हम जो बारिश का पानी, अभी बरसात है, मानसून फिर दगा दे रहा है, हम उसको वाटर रिजर्वायर या उसको चेक डैम बना के उसको रिजर्व नहीं कर पा रहे हैं। सिंचाई के साधन जो खेतों तक है वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, बिजली नहीं मिल पा रही है। आखिर इसकी वजह क्या है और सरकार क्या करना चाह रही है? देखिए, पहले तो हम कहना चाहिए सिंचाई का जो है, सिंचाई अधिक से अधिक होनी चाहिए। पिछली सरकार से लेकर अब तक की सरकार जो है, किसानों को सबसे बड़ा तोहफा अगर कोई दिया जाता है तो सिंचाई की व्यवस्था। यहाँ का जो हिंदुस्तान के किसान जो है, या विशेष करके झारखंड का किसान जो है, ये जुआरी है। वो मरता है फिर भी दूसरे साल दिखता है कि चलो आसमान साफ है, या बारिश होता है तो अपना खेत में चला जाता है, जो भी उसका पूंजी रहता है वो लगा देता है, फिर भी उसे कुछ नहीं मिलता, फिर भी वो नहीं रुकता है, फिर दूसरे साल करने की कोशिश करता है। तो इसे उबारने के लिए सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ीकरण करने की व्यवस्था किया जाएगा। अभी हमारा यहाँ है, हमारे यहाँ 2 ही है,
एक तो कृषि विभाग से, इरिगेशन विभाग से, हमारा विभाग से भी कुछ जगह सिंचन की व्यवस्था हम लोग करते हैं। और सबसे हमको लगता है कि हमारा प्रायोरिटी यही रहेगा कि खेतों में कैसे हम पानी पहुँचाए। जो कॉन्सेप्ट था झारखंड बनने का, हर हाथ को काम और हर खेत को पानी, यही हमारा कॉन्सेप्ट था। तो काम और जो है कि खेत को पानी कैसे मिले, ये हमारी सरकार की प्रायोरिटी में है और हम चाहते हैं कि ये सरकार उस पर काम कर ही रहा है और भी हम लोग बढ़ चढ़ कर काम करें। कांग्रेस के नेता आलमगीर आलम है, मंत्री भी हैं, महत्वपूर्ण पद की जिम्मेवारी भी इनके साथ है, लेकिन 2024 क्या सिनेरियो है झारखंड में महागठबंधन की तरफ से? देखिए, आज हम इंडिया के गठबंधन के तहत में हैं और हमारी यही मंशा रहेगी कि हम सारे दल एकजुट होकर, जो परिणाम 2019 में आया था निराशाजनक रही, इस बार हम चाहते हैं कि कुछ परिवर्तन लोगों को देखने मिले। और मैं विश्वास के साथ कहते हैं कि 2024 के चुनाव पार्लियामेंट्री जो भी होगा, बदलाव आपको देखने मिलेगी और यहाँ के लोग को तसल्ली भी मिलेगी। आलमगीर जी के चेहरे पे मुस्कान से आप देख सकते हैं आत्मविश्वास से लबरेज है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन की सरकार आलमगीर आलम बतौर मंत्री जो कार्य कर रहे हैं और जनता को जो लाभ मिल रहा है, जन कल्याण हो रहा है, उसको आखिर जनता किस तरीके से वापस करती है।